नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है पादप ऊतक संवर्धन का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पादप ऊतक संवर्धन की बेसिक जानकारी लेंगे, जैसे कुछ पादप ऊतक से रिलेटेड फैक्ट्स यानी तथ्य और पादप ऊतक संवर्धन में जो पारिभाषिक शब्दावली है उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पादप ऊतक संवर्धन जो है उससे रिलेटेड तथ्य जान लेते हैं। हमें पता है कि जो ऊतक है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। समान कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। समान कोशिकाएं कैसे होती हैं? ऐसी कोशिकाएं जो क्या करती हों, समान कार्य संपादित करती हों, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और पादप है उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग कार्य संपादित करती हैं। जैसे कोई अवशोषण का कार्य करती है, कोई जल पहुंचाने का कार्य करती है, कोई जो भोज्य पदार्थ है उसको संवहन करने का कार्य करती है, कोई सुरक्षा का कार्य करती है, कोई क्या करती है? संवर्धन का कार्य करती है। तो इस प्रकार से उनमें ऊतक विभाजित होते हैं, जैसे विभज्योतकी ऊतक, जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक, स्थायी ऊतक, दीर्घीकरण ऊतक। तो इस तरह से जो पादप ऊतक है उसमें कई प्रकार हैं। तो इसमें पहला तथ्य जान लेते हैं। पहले कोशिका से रिलेटेड। कोशिका जो है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में कोशिका की खोज। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी ये किसकी की थी? जो मृत कोर कोशिकाएं थी, जो मृत कोर कोशिकाएं थी उनमें कोशिका की खोज की थी। लेकिन जो जीवित कोशिका की खोज की थी उसका श्रेय किसको जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को 1676 में की थी। तो यहाँ पर 1665 में क्या हो गया? कोशिका की खोज हो गई। उसके बाद में कोशिका के कार्य को समझाने के लिए कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्लीडन व स्वान। स्लीडन व स्वान ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी कोशिका के बारे में अनेक बातें बताई थी। उन्हें हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद में रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं पादप में, वो नई कोशिकाएं बनती हैं, उनके अंगों को संवर्धित करने के लिए जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनका निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यानी इन्होंने बताया था पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इन्होंने एक शब्द दिया था, वो क्या था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी पुरानी कोशिकाओं की नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। तो इनके द्वारा जो बताई हुई बात थी रुडोल्फ विर्चो द्वारा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो इसको भी हमने किस में जोड़ लिया? कोशिका सिद्धांत में जोड़ लिया। तो आधुनिक जो कोशिका सिद्धांत है वो है, पहले हम कोशिका सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में पहला नियम है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अभी हम समझेंगे ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों होती है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, तो उसका आंसर होगा कोशिका। अब कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कैसे होती है? हमें पता है कि कोई भी जो जीव है, सजीव है, उसमें क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी उसकी जो संरचना होती है वो कोशिकाओं के कारण होती है। तो कोशिका शरीर की कैसी होती है? संरचनात्मक इकाई होती है। अब क्रियात्मक इकाई क्यों होती है? क्योंकि सजीव के अंदर जितनी भी जो जैविक क्रियाएं हैं वो किसके अंदर होती हैं? कोशिका के अंदर होती हैं। जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन। जैसे श्वसन किस में होता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। और पाचन
जो नेफ्राणु है, एक कोशिका का ही एक प्रकार है नेफ्राणु, उसमें होती है। उसके बाद में जो भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है पादप में, वो भी किसके अंदर होता है? कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर जो हरित लवक पाया जाता है वो क्या करता है? पादप का भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। तो जो सभी जैविक क्रियाएं हैं वो किसके अंदर होती हैं? कोशिका के अंदर होती हैं। तो कोशिका को हम क्या कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसके बाद में कोशिका सिद्धांत में दूसरा नियम है नई कोशिकाओं की उत्पत्ति। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है या पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। तो ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। इसे हम ओमनिस सेलुला ई सेलुला भी कहते हैं, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। अगला नियम है जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर सभी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं पाई जाती हैं, यानी जितनी भी उपापचयी क्रियाएं पाई जाती हैं, उपापचयी क्रियाएं वो कहाँ होती हैं? कोशिका के अंदर होती हैं। कोशिका सिद्धांत में अगला नियम है कि जो सभी सजीव पाए जाते हैं, जितने भी सजीव पाए जाते हैं, वो हमें पता है कि उनका निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से मिलकर होता है, क्योंकि कोशिका कैसी होती है? शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। तो जो भी सजीव होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और उस कोशिका में उस सजीव से संबंधित सभी गुण पाए जाते हैं। जितने भी सजीव के अंदर गुण हैं, जैसे सजीव के अंदर जितने भी गुण हैं, वो गुण कोशिका के अंदर आनुवांशिक गुणों के रूप में निहित होते हैं। किसमें? डीएनए में या फिर आरएनए में। डीएनए और आरएनए में क्या होते हैं? आनुवांशिक गुण निहित होते हैं उस जीव से संबंधित। तो इससे क्या होता है? जो सजीव है जब वो अपनी संख्या में वृद्धि करता है, उसके बाद में क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके गुणों का संचरण होता है। गुणों का संचरण होता है या गुणों का स्थानांतरण होता है। वो किसके कारण होता है? कोशिका के कारण होता है, क्योंकि कोशिका में क्या है? उसके सभी आनुवांशिक गुण निहित हैं। तो वो कोशिका क्या होती है? उस कोशिका में जो आनुवांशिक गुण हैं वो दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है या आनुवांशिक गुण संचरित होते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार जो सभी सजीव हैं उनकी प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है, यानी उसके आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे कोई भी पादप ले लिया, उसकी कोशिका ले ली, उसमें से डीएनए और आरएनए निकाल लिया, यानी उसके आनुवांशिक गुण निकाल लिए। अब हम आनुवांशिक गुणों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उस पादप के सभी गुणों के बारे में जान सकते हैं। यानी पादप में क्या होता है? पादप की प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। उसके अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाएगा, यानी क्या पाए जाएंगे? उसके अंदर आनुवांशिक गुण निहित होंगे। अब हम उन आनुवांशिक गुणों से क्या कर सकते हैं? संपूर्ण पादप की एक कॉपी बना सकते हैं, यानी संपूर्ण नया पादप विकसित कर सकते हैं। विकसित क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसके कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए पाया जाता है, यानी आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। और हम उसकी कोशिका से वो आनुवांशिक गुण दूसरे पादप में डाल देंगे, यानी जो नया पादप विकसित करेंगे उसमें डाल देंगे, जिससे उसकी कॉपी हो जाएगी। तो इस क्षमता को हम क्या कहते हैं? कोशिका के अंदर ये जो क्षमता पाई जाती है, आनुवांशिक गुण निहित होने की क्षमता पाई जाती है, इसे हम पूर्ण सशक्तता कहते हैं। पूर्ण सशक्तता कहते हैं, या फिर इसे हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। ये जो शब्द टोटिपोटेंसी है, इसका प्रयोग, यानी ये जो शब्द है इसका प्रयोग या फिर इसे किसने दिया था? 1909 में मॉर्गन ने दिया था। 1909 में टोटिपोटेंसी शब्द को मॉर्गन ने प्रतिपादित किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया? सिर्फ शब्द दिया, टोटिपोटेंसी शब्द दिया। इसकी जो संकल्पना है, यानी टोटिपोटेंसी संकल्पना है, उसका प्रतिपादन 1920
1912 में हेबरलैंड द्वारा किया गया। हेबरलैंड द्वारा 1912 में टोटीपोटेंसी संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। यानी इन्होंने अच्छे से बता दिया था कि जो कोशिका होती है उसमें जो टोटीपोटेंसी होती है यानी पूर्ण सशक्तता होती है, यानी जो आनुवंशिक गुण निहित करने की क्षमता होती है वो किस प्रकार से होती है, और उसकी पूरी संकल्पना हेबरलैंड ने दे दी थी। और मॉर्गन ने क्या किया था, सिर्फ शब्द दिया था टोटीपोटेंसी। ये जो टोटीपोटेंसी है यानी पूर्ण सशक्तता है, ये सभी सजीवों में नहीं पाई जाती है, सभी जंतु पादपों में नहीं पाई जाती है। कुछ विशेष पादप या जंतु ही होते हैं जिनमें टोटीपोटेंसी पाई जाती है, यानी उनकी प्रत्येक कोशिका में सभी आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। बाकी अधिकांश सजीव हैं उनमें टोटीपोटेंसी नहीं पाई जाती है, यानी जो अधिकांश सजीव हैं अगर हम उसकी कोई भी कोशिका ले लें तो उस कोशिका के अंदर उस जीव से संबंधित सभी आनुवंशिक गुण नहीं होंगे। अगला टॉपिक है ऊतक संवर्धन। अब हम पादप में ऊतक संवर्धन पढ़ लेते हैं। ऊतक संवर्धन नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होता है, पादप में जो ऊतक होते हैं उनका संवर्धन होता है, यानी उनकी मात्रा बढ़ती है, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। अब बात आती है कि ऊतक संवर्धन किस प्रकार से होता है। तो हमें पता है कि ऊतक जो है वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो ऐसी कोशिकाएं जो समान कार्य संपादित करती हों उनके समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ऊतक की संख्या में कब वृद्धि होगी, जब कोशिका की संख्या में वृद्धि होगी। यानी जब कोशिका बढ़ेगी, कोशिका की संख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा, ऊतक संवर्धन होगा। और कोशिका कब बढ़ेगी, जब जीव द्रव्य बढ़ेगा। यानी जब कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है तो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है कि उसका जो जीव द्रव्य है यानी प्रोटोप्लास्ट है उसकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जब जीव द्रव्य वृद्धि करेगा तभी तो कोशिका विभाजन करेगी और नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। यानी जीव द्रव्य बढ़ना चाहिए, प्रोटोप्लास्ट बढ़ना चाहिए, कोशिका बढ़नी चाहिए। उससे क्या होगा, ऊतक का संवर्धन होगा, यानी ऊतक बढ़ेगा। और जब ऊतक बढ़ेंगे यानी जब ऊतक बढ़ेंगे तो हमें क्या बढ़ेगा, अंग बढ़ेंगे, अंग बढ़ेंगे। और अंग बढ़ेगा तो अंग तंत्र में वृद्धि होगी और इस प्रकार संपूर्ण शरीर में क्या होगा, वृद्धि होगी। तो ऊतक संवर्धन में क्या होता है, पादप का जो जीव द्रव्यक है यानी प्रोटोप्लास्ट है, कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र जो है उसके द्वारा उनको निर्जर्मीकृत करके, यानी उनमें सूक्ष्म जीवों को हटाकर, अभी हम पढ़ेंगे निर्जर्मीकृत किसे कहते हैं, तो उनको हम क्या कर देते हैं, निर्जर्मीकृत कर देते हैं और संवर्धन माध्यम में संवर्धित करते हैं। आगे पढ़ेंगे अभी पारिभाषिक शब्दावली में संवर्धन माध्यम। तो संवर्धन माध्यम में संवर्धित कर देते हैं। एक निश्चित क्या होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, नियंत्रित परिस्थितियां होती हैं, नियंत्रित परिस्थितियां होती हैं, उनमें हम क्या करते हैं, नियंत्रित परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, जीव द्रव्य, कोशिका, ऊतक, अंग और अंग तंत्र में क्या करते हैं, संवर्धन माध्यम में संवर्धित करते हैं, जिससे क्या होता है, ऊतक संवर्धन होता है। यानी ऊतक क्या होते हैं, संवर्धित होते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊतक संवर्धन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऊतक संवर्धन में प्रयुक्त होने वाली जो शब्दावली है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें पहला है संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम अभी हमने पढ़ा, संवर्धन माध्यम ऊतक संवर्धन में प्रयुक्त होता है। कब प्रयुक्त होता है, जब हम उनकी ऊतक में वृद्धि करते हैं तो हमें संवर्धन माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अब हम जान लेते हैं संवर्धन माध्यम कहते किसे हैं। विभिन्न पोषक पदार्थों से युक्त जो माध्यम होता है, पोषक पदार्थ से युक्त जो माध्यम होता है उसे हम क्या कहते हैं, संवर्धन माध्यम कहते हैं। अब इसका उपयोग क्यों होता है, संवर्धन माध्यम तो हमें पता है कि ऊतक संवर्धन में प्रयोग लिया जाता है। अब इसका उपयोग क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसका जो माध्यम है उसमें क्या पाए जाते हैं, विभिन्न पोषक पदार्थ पाए जाते हैं और जो ऊतक हैं उन्हें विभिन्न पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। वो उस माध्यम में पोषक पदार्थ को ग्रहण करके क्या कर सकते हैं, अपनी संख्या में गुणन कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं या फिर स्थापन कर सकते हैं। तो सबसे उपयुक्त अगर हम संवर्धन माध्यम की बात करें तो एमएस द्वारा विकसित
और वाइट बीएस द्वारा विकसित जो संवर्धन माध्यम है वो एकदम उपयुक्त होता है, ऊतक संवर्धन के लिए एकदम उपयुक्त होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो एमएस द्वारा विकसित और वाइट बीएस द्वारा विकसित जो संवर्धन माध्यम होता है वो ऊतक संवर्धन के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है, यानी उनका जो संवर्धन माध्यम है उसमें ऐसे ऐसे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जो ऊतक संवर्धन के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला शब्द है कृतोतक। कृतोतक हम क्या करते हैं, कोई भी जो पादप का संवर्धन करते हैं, जैसे कोई भी पादप का भाग है, जैसे ये कोई पादप है, यहाँ पर जड़, तना या पत्ती है, उसमें से जो भी भाग हम लें, जैसे यहाँ पर ये वाला भाग हमने ले लिया ऊतक संवर्धन के लिए, ये वाला भाग ले लिया, तो इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, कृतोतक कहते हैं। यानी कृतोतक की परिभाषा क्या हो गई, पादप शरीर का वह भाग जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, ऊतक संवर्धन के लिए करते हैं, तो उस भाग को हम क्या कहते हैं, कृतोतक भाग को कहते हैं। अब कृतोतक भाग जो है वो कई प्रकार का हो सकता है, यानी हम पादप में जो विभज्योत की क्षेत्र है वो भी कृतोतक के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। पादप में जड़, तना, पत्ती और पुष्प के जो विभिन्न भाग हैं उनको भी हम कृतोतक के रूप में उपयोग में ले सकते हैं, यानी उनके भागों को हम क्या कर सकते हैं, ऊतक संवर्धन में संवर्धित कर सकते हैं, ऊतक संवर्धन द्वारा संवर्धित कर सकते हैं। अगला शब्द है कैलस या किण्व। कैलस या किण्व किसे कहते हैं, जब हम ऊतक संवर्धन करते हैं, यानी कोई भी जो हमने ट्यूब ले ली, जैसे ट्यूब ले ली, पात्रे संवर्धन में हम क्या लेते हैं, कांच या प्लास्टिक की कोई ट्यूब लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ऊतक संवर्धन करते हैं। अब यहाँ पर हमने ले ली एक ट्यूब, अब यहाँ पर यदि हम कृतोतक डालेंगे, संवर्धन माध्यम भरा हुआ है, अब संवर्धन माध्यम में यदि हम कृतोतक डालेंगे तो कृतोतक में क्या होगा, जो कृतोतक डाला है, जैसे विभज्योत की क्षेत्र की कोशिकाएं डाल दी तो वो क्या करती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और यहाँ पर नई कोशिकाएं बन जाती हैं, नई कोशिकाएं बन जाती हैं और इनके समूह को हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं या फिर किण्व कहते हैं। ये जो नई कोशिकाएं बनी हैं, नवसंवर्धित कोशिकाएं बनी हैं, इनके समूह को हम कैलस या किण्व कहते हैं। तो कैलस या किण्व की परिभाषा क्या हो गई, नवसंवर्धित विभज्योत की कोशिकाओं का जो असंगठित समूह है उसे हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं या फिर किण्व कहते हैं। अगला शब्द है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, वैसे तो हमको पता है कि जो कोशिका द्रव्य है उस और जो केंद्रक द्रव्य है उसको मिलाकर हम किसे कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम देखें तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, इसकी परिभाषा होगी कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं या जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कोई भी पादप कोशिका है, जैसे ये कोई पादप कोशिका है, पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है और उसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है और मध्य में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। अब यदि हम इसकी कोशिका भित्ति को हटा दें, यानी पादप कोशिका को हम भित्ति रहित कर दें, जो सेलुलोज की भित्ति बनी हुई है इसे हटा दें, तो पादप कोशिका का जो शेष भाग होता है, यानी इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक द्रव्य है उसको हम मिलाकर क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। और वैसे भी हमको पता है कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य बराबर जीव द्रव्य। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अगला शब्द है निर्जर्मीकरण। निर्जर्मीकरण किसे कहते हैं, जैसे हमने कोई भी कोशिका ले ली, किसके रूप में, कृतोतक के रूप में, यानी हम उसका क्या करेंगे, ऊतक संवर्धन करेंगे। तो जैसे हमने पादप की कोई भी कोशिका ले ली या कोई भी भाग ले लिया तो उसमें क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो हम उनका ऊतक संवर्धन करने से पहले उसे हम निर्जर्मीकरण करते हैं, यानी उसका क्या करते हैं, जैसे कोई भी भाग ले लिया, कृतोतक ले लिया, इसके ऊपर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का उन्मूलन या इन्हें नष्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, सतही निर्जर्मीकरण कहते हैं, निर्जर्मीकरण कहते हैं। और निर्जर्मीकरण में क्या होता है, जो कृतोतक होता है उसका संपूर्ण जो कृतोतक होता है उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो सभी नष्ट कर दिए जाते हैं, यानी जर्म
जो हैं वो नष्ट कर दिए जाते हैं। निर्जर्मीकरण कर दिया जाता है। निर्जर्मीकृत कृंतकोतक का हम क्या करते हैं, ऊतक संवर्धन करते हैं। तो निर्जर्मीकरण की परिभाषा क्या हो गई, सूक्ष्म जीवों को पूर्णतया नष्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, निर्जर्मीकरण कहते हैं। अगला है सतही निर्जर्मीकरण। इसमें क्या किया जाता है, जो भी कृंतकोतक लिया जाता है उसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं, उसकी जो सतह पर जो सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं उनका उन्मूलन क्या कहलाता है, सतही निर्जर्मीकरण कहलाता है। तो सतही निर्जर्मीकरण की परिभाषा क्या हो गई, संवर्धन के लिए यानी ऊतक संवर्धन के लिए जो हम कृंतकोतक लेते हैं उसकी सतह से सभी सूक्ष्म जीवों का उन्मूलन या फिर उनकी नष्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, सतही निर्जर्मीकरण कहते हैं। अगला शब्द है संरोपण या निवेशन। इसमें क्या किया जाता है, जो हमने कृंतकोतक लिया है उसका हमने क्या कर लिया, सतही निर्जर्मीकरण कर लिया, यानी जो कृंतकोतक है वो किस में बदल गया, सतही निर्जर्मीकृत कृंतकोतक, यानी उसका जो कृंतकोतक है उसके बाहर के सूक्ष्म जीव हमने नष्ट कर दिए। अब ये कोई कृंतकोतक है, इसके बाहर का जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट कर दिए, यानी ये कैसा है, सतही निर्जर्मीकृत कृंतकोतक है। इसे हम क्या करते हैं, इसका ऊतक संवर्धन करते हैं, यानी संवर्धन माध्यम में इसे डालते हैं। जैसे ये संवर्धन माध्यम, इसके अंदर इसको डालते हैं ऊतक संवर्धन के लिए। ये जो डालने की जो प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं, संरोपण कहते हैं या निवेशन कहते हैं। अगला शब्द है पात्रे। पात्रे या फिर इन विट्रो। तो इसे आपको ढंग से अच्छे समझना है कि पात्रे या इन विट्रो किसे कहते हैं। हमने ये जो संरोपण किया है, यानी क्या किया है, कृंतकोतक को संवर्धन माध्यम में डाला है ऊतक संवर्धन के लिए। तो इसमें ये जो संवर्धन माध्यम है, इस संवर्धन माध्यम में यदि हम परख नली लें, परख नली, फ्लास्क या फिर हमने कांच की बोतल ले ली इसके स्थान पर, या फिर कोई भी प्लास्टिक की वस्तु ले ली जो हमें आर पार देखती हो, यानी इसके अंदर हमें संवर्धन माध्यम और कृंतकोतक अच्छे से दिखता हो, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पात्रे कहते हैं। तो पात्रे या इन विट्रो की परिभाषा क्या हो गई, परख नली, फ्लास्क, बोतल या फिर हमने कांच या प्लास्टिक की कोई भी धातु ले ली, उसमें यदि हम क्या करते हैं, ऊतक संवर्धन करते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पात्रे कहते हैं, यानी इन विट्रो कहते हैं। अगला शब्द है क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं, हम कोई भी अलैंगिक जनन करते हैं, यानी जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन होता है जिसमें लैंगिक क्रियाएं नहीं होती हैं, यानी निषेचन और संयुग्मन नहीं होता है, उसमें क्या होता है, एक ही जनक से हम क्या करते हैं, संतति का निर्माण करते हैं। तो ये जो संतति है, यानी अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति है वो जनक के बिल्कुल समान होती है, यानी ये क्या होती है, बिल्कुल समान होती है। तो ये जो संतति है इसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो क्लोन की परिभाषा क्या हो गई, अलैंगिक जनन विधियों द्वारा, यानी ये जो हमने संतति उत्पन्न की है ये किसके द्वारा की है, अलैंगिक, यानी एक जनक लिया है और इससे संतति निर्मित की है, तो ये कैसी है, अलैंगिक जनन है। तो हम अलैंगिक जनन विधियों द्वारा हम यदि कोई भी जीव विकसित करते हैं तो उस जीव के अंदर जो आनुवंशिक बिल्कुल जनक के समान होती हैं, इसमें जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो बिल्कुल जनक के समान होते हैं, तो इस संतति को हम क्या कहते हैं, जनक के क्लोन कहते हैं, या फिर इस संतति को हम क्लोन कहते हैं। अगला शब्द है कायिक भ्रूण। कायिक भ्रूण किसे कहते हैं, कायिक कोशिकाओं द्वारा जो भ्रूण बनता है उसे हम कायिक भ्रूण कहते हैं। कायिक भ्रूण यानी कायिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, जो बीजांड होता है उसके अंदर हमें पता है क्या होता है, ये क्या होता है, भ्रूणपोष होता है, और इसके चारों तरफ दो अध्यावरण पाए जाते हैं। तो इन अध्यावरण द्वारा या फिर इस बीजांड द्वारा, सॉरी बीजांड नहीं, बीजांड में तो पूरा आ गया, ये बीजांड काय द्वारा या फिर अध्यावरण द्वारा, इन दोनों के द्वारा यदि भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक भ्रूण कहते हैं। तो इन दोनों के द्वारा जो भ्रूण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कायिक भ्रूण कहते हैं।
अगला शब्द है कृत्रिम बीज। कृत्रिम बीज किसे कहते हैं? जो हमने कायिक भ्रूण बनाया यानी बीजांड काय या फिर अध्यावरण द्वारा जो भ्रूण बना है उसके अंदर जो बीज निर्मित होता है उसे बीज को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम बीज कहते हैं। यानी कृत्रिम बीज की परिभाषा क्या हो गई? संपुटीकृत कायिक भ्रूण। संपुटीकृत कायिक भ्रूण क्या कहलाता है? कृत्रिम बीज कहलाता है। यानी ये जो कायिक भ्रूण बना है और हमें पता है भ्रूण के बाद क्या बनता है? बीज बनता है। तो कायिक भ्रूण द्वारा जो बीज बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम बीज कहते हैं। अगला शब्द है भ्रूणाभ। भ्रूणाभ किसे कहते हैं? पात्रे संवर्धन द्वारा जो कायिक कोशिका होती है उससे बने भ्रूण के समान जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणाभ कहते हैं। अब इसे समझ लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो कायिक कोशिका होती है यानी बीजांड काय की या अध्यावरण की कोशिका ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोशिका ले ली, यहाँ पर एक कोशिका ले ली। अब इस कोशिका का हम क्या करते हैं? पात्रे संवर्धन करते हैं। यानी इसका हम क्या करते हैं? ऊतक निर्मित करते हैं। पात्रे संवर्धन में क्या होता है? जो पारदर्शी पदार्थ है यानी पारदर्शी कांच या प्लास्टिक की जो कोई भी पदार्थ है उसमें यदि हम ऊतक संवर्धन कराते हैं। अब ये प्लास्टिक या कांच का कोई पात्र है, फ्लास्क है, इसमें क्या करते हैं? हम संवर्धन माध्यम भरते हैं। MS द्वारा विकसित संवर्धन माध्यम या वाइट BS द्वारा विकसित संवर्धन माध्यम भरते हैं। इसके अंदर इस कायिक कोशिका को डाल देते हैं। यानी इसमें क्या कर देते हैं? ऊतक संवर्धन की क्रिया करा देते हैं। अब इस कोशिका के द्वारा यहाँ पर ये जो कोशिका है इस संवर्धन माध्यम में जब आती है तो क्या करती है? संवर्धन करती है और भ्रूण के समान एक संरचना का निर्माण करती है। इस संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? भ्रूणाभ कहते हैं। तो भ्रूणाभ समझ में आ गया। भ्रूणाभ की परिभाषा क्या हो गई? पात्रे संवर्धन द्वारा। यानी हम इसमें पारदर्शी पदार्थ लेते हैं। इसमें या तो क्या ले सकते हैं? कांच या प्लास्टिक का जो पारदर्शी पदार्थ है उसमें कुछ भी ले सकते हैं, या फिर फ्लास्क बोतल कुछ भी ले सकते हैं जो पारदर्शी हो। उसमें हम संवर्धन माध्यम भरते हैं और कोई कायिक कोशिका उसमें डालते हैं ऊतक संवर्धन के लिए, और वो क्या करती है? भ्रूण के समान जो संरचना बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणाभ कहते हैं।